आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो निर्वाचन आयोग है। ठीक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए निर्वाचन आयोग होता क्या है। जो पूरे देश में चुनाव करवाते हैं उनको क्या कहते हैं? निर्वाचन आयोग। ठीक है ना, निर्वाचन आयोग ही अपने पूरे भारत में चुनाव कराता है। लगभग सभी प्रकार के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक, प्रदेश का होगा तो इसी को प्रादेशिक चुनाव आयोग द्वारा कंडक्ट कराया जाता है चुनाव। केवल पंचायत बोले तो प्रधानी का चुनाव अगर छोड़ दिया जाए, प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत, तो पंचायत के चुनावों को छोड़कर बाकी जितने देश में चुनाव होते हैं लगभग सभी का चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग के पास है। ठीक है ना, तो ये क्या कराता है? ये चुनाव कराता है। और एक चीज ध्यान रखिए, चुनाव होता क्या है। कोई भी देश यदि अपने आप को लोकतांत्रिक देश मानता है, लोकतांत्रिक मतलब जनता के द्वारा शासन करना, कोई जिसको चुना जाए। देखिए, लोकतांत्रिक देश दो होते हैं। एक होता है जो डायरेक्ट जनता ही शासक रहती है, उसको कहते हैं डायरेक्ट लोकतंत्र जो होता है। ठीक है ना, डायरेक्ट जनता खुद अपना संचालन करेगी। छोटे छोटे क्षेत्र में प्रधान टाइप के लोग चुने जाएंगे और लगभग देश में बहुत सारे 7,000 8,000 राजा रहते हैं और वो छोटे छोटे भाग को का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। ये तो हो गया डायरेक्ट लोकतंत्र, जो जनता डायरेक्ट अपने से ही अपने देश को चलाती है। लेकिन एक दूसरा लोकतंत्र होता है जिसमें सभी लोग मिलके एक व्यक्ति को चुनते हैं, वो पूरे देश को चलाता है। ठीक है ना, और हमारे यहाँ वही लोकतंत्र है। चाइना को लोकतंत्र नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि चाइना के सरकार के पास एक विशेष पावर होती है, वो चुनाव लड़ते हैं, अगर चुनाव हार गए तो वो उनके पास इतना अधिकार होता है पूरे चुनाव को रद्द करके फिर से प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये कोई लोकतंत्र नहीं। इसमें वोट देने का कोई मतलब निकला क्या कि आप वोट दिए, मेरे हिसाब का अगर मैं प्रधानमंत्री हूं, मुझे जीत नहीं मिला तो चुनाव को मैं कैंसिल करा दिया और कैंसिल कराने के बाद फिर से चुनाव होगा। ऐसी व्यवस्था अपने देश में नहीं ली गई। ठीक है ना, तो ये लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना गया व्यक्ति। और इसी में एक होता है गणतंत्र मतलब जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति और एक लिमिट समय के लिए चुना गया। ठीक, उसका एक अवधि 5 साल 6 साल एक समय सीमा निर्धारित रहता है। तो लोकतंत्र के लिए उसमें चुनाव होना बहुत ही आवश्यक है। लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए चुनाव सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और चुनाव के साथ साथ चुनाव में एक चीज और होना चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, फ्री, बिना किसी भी पार्टी को अपने अंदर संजो के पता चला मैं निर्वाचन आयोग बन गया, किसी एक पार्टी का सपोर्ट लेके मैं चुनाव नहीं करा सकता। निर्वाचन आयुक्त जो भी होगा वो एक स्वतंत्र चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। स्वतंत्र मतलब निष्पक्ष चुनाव, किसी के फेवर में चुनाव न जाए, ये उसका ध्येय होता है कि कहीं भी बेईमानी ना हो और कहीं भी इस तरीके से ना हो कि किसी एक पार्टी को ही सपोर्ट देके चुनाव कराया जा रहा है। ये चीजें चुनाव आयोग नहीं कर सकता। ठीक है ना, उसकी जिम्मेदारी है कि चुनाव को निष्पक्ष तरीके से क्या कराए? चुनाव कराए। अब निर्वाचन आयोग के इतिहास के बारे में जरा सा देखते हैं। निर्वाचन आयोग का इतिहास क्या रहा है, ये पैदा कैसे हुआ, इसकी जरूरत कैसे भारत में पड़ी, उसको समझना। दरअसल 1853 में एक एक्ट आया था, जिस एक्ट के अनुसार भारत में जो भी गवर्नर जनरल रहते थे, गवर्नर जनरल की श्रेणी को 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है ना, 1853 के पहले क्या होता था कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट से जो भी नियम बन के आया, जो गवर्नर होता था वो पूरे देश को वैसे चलाता था। लेकिन 1853 में एक चीजें और जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? एक प्रशासनिक व्यवस्था, एक टीम बनाया गया प्रशासनिक का और एक टीम बनाया गया विधि का। मतलब नियम कानून लंदन में बैठ के कोई बना रहा है तो वो क्या जाने कि यहाँ गर्मी क्या होती है, यानी फसल नष्ट हो जाए, फसल में आग लग जाए तो उसके लिए किसानों को क्या सहयोग होगा, वहां के लोग नहीं जानेंगे। जब वहां फसल होगी तभी तो जानेंगे फसल क्या होता है। तो धीरे धीरे विकृतियां जब उत्पन्न हुई तो उन्होंने ये तय किया कि भारत में ही लोग बैठे और वही नियम बनाए। ठीक है ना, तो अब क्या होगा? विधि बनाने वाला, नियम बनाने वाला एक पूरा 2-4 लोगों की समिति बैठी, वो लोग जो नियम बनाएंगे उस नियम को लागू जो करवाएगा वो गवर्नर जनरल के जो अधिकारी पद में रहेंगे 4-6 लोग, ये लोग मिलके पूरा नियम लागू कराएंगे। एक नियम बनाएगा, एक नियम लागू कराएगा। ये कब आया? 1853 में।
गवर्नर जनरल की काउंसिल को दो भागों में बांटा, एक विधि के आधार पे, एक प्रशासनिक के आधार पे। ठीक, इसके बाद 1861 का अधिनियम आया। इसमें क्या होता है, ये जो प्रशासनिक वाली व्यवस्था है, इसमें 3 भारतीयों को मौका मिला। अभी तक जो था इसमें सब अंग्रेज रहा करते थे। ठीक, अब प्रशासन कैसे हो उसको सलाह देने के लिए 3 व्यक्तियों की नियुक्ति हुई। कौन कौन? एक है सर दिनकर राव, सर दिनकर राव एक व्यक्ति ये है, एक है बनारस के राजा, और दुनिया का पहला शहर पूछेगा तो वो बनारस है, ठीक है ना, और एक थे पटियाला के राजा, ठीक है ना। ये 3 लोगों को किस में चुना गया? प्रशासन वाले क्षेत्र में चुना गया, ठीक है ना। अब प्रशासन वाले में चुना गया तो भारत लोगों का एक विरोध ये रहता था कि नियम बनाने में तो हम लोग है ही नहीं है, हम तो जो ये नियम थोप देंगे मेरे ऊपर, वो नियम लागू कराने के लिए हम लोग हैं, तो हमारे लिए नियम बनाने वाला भी हमारा व्यक्ति होना चाहिए। जब इसकी आवाज उठी तो 1909 अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम। इसमें यह तय किया गया कि विधि वाले पार्ट में, यानी इस वाले पार्ट में भारत के लोगों को चुना गया, और पहले व्यक्ति जो चुने गए उनका नाम था सत्येंद्र सिन्हा। ये पहले व्यक्ति हैं जो गवर्नर जनरल के काउंसलिंग वाले में चुने। अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा। अब जैसे ही देश आगे बढ़ता गया तो लोग वो आवाज उठाए, अंग्रेज उसी को चुनते थे जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। देखिए ये लोग सर की उपाधि ऑलरेडी पाए हैं, इसका मतलब अंग्रेज के चाटुकार रहे होंगे। जैसे बहुत ऐसे लोग होते हैं, आपके घर, अपने घर की बात देख लीजिए कि आपका पूरा परिवार एक साथ मिलजुल के रहता है, लेकिन उसमें से एक छछुंदर टाइप का इंसान होगा, वो क्या करेगा, घर की पोल पट्टी पड़ोसी को बताएगा और पड़ोसी की नजर में बहुत अच्छा बना रहता है, ठीक है ना। ऐसे ही होता क्या था, इन सभी में भारत में थे तो बहुत लोग, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो अंग्रेजों का दिन रात गुणगान करते थे, आरती उतारते थे, और उन्हीं लोगों को उठा उठा के यहां बैठा दिया जाता था, और वो लोग जो अंग्रेज कहते थे वही करते थे। तो अब भारत में इस पे भी आवाज उठना शुरू हो गया। जब अधिकार मिलेगा तो अधिकार के साथ लोगों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार पता होगा, तभी तो आवाज उठाया जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे 1 मिनट के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, अधिकार मतलब होता क्या है। जैसे आप गए जिगीना थाने पे, ठीक है ना, आपके थाने से, आपका जो थाना है उस थाने से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पे ये थाना उपस्थित है, और आप वहां पे FIR कराने चले गए। ठीक, वो जैसे ही आपका पता देखा डिघिया, मांडा, प्रयागराज, वैसे ही वहां का जो अध्यक्ष, वो जो दरोगा रहेगा, वो दरोगा कहेगा मेरे थाना क्षेत्र का नहीं है, आप मांडा में जाइए FIR कराइए। क्या कराइए? मांडा में। यहां आपका FIR दर्ज नहीं होगा। ठीक, तो एक आम इंसान वहां से चलाएगा, मांडा में कराएगा। ठीक, लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो क्या कहेगा, BNSS नए नियम के अनुसार, ठीक है ना, धारा नंबर 173 सब पार्ट 1 में लिखा गया है कि 0 FIR हम भारत क्षेत्र के किसी भी थाने पे लिखा सकते हैं। इतना बोलते ही वो दरोगा समझ जाएगा ये पढ़ा लिखा है और कोर्ट में मेरी वर्दी उतार सकता है। इतना जानते ही तुरंत बिना कुछ कहे कुर्सी पे बैठ के वो 0 FIR आप तुरंत आपका रिपोर्ट वो दर्ज करेगा। ये कब करेगा? जब आपको अपना अधिकार पता होगा तब। जब अधिकार ही नहीं पता है तो जिगिना से दौड़ के आओगे मांडा में FIR कराने। ठीक, तो ये सारी चीजें इसी को कहते हैं, जब तक अधिकार नहीं तब तक आवाज नहीं, जब अधिकार मालूम होगा तो आवाज उठेगा। अब भारत के लोगों को अधिकार पता होना शुरू हुआ। अब भारत के लोगों ने आवाज उठाया कि ये जो लोग जाते हैं इन लोगों को ऐसे न भेजा जाए, लोगों से पूछ के भेजा जाए। और लोगों से पूछने का मतलब यह हुआ कि उनका चुनाव कराया जाए, और चुनाव की संकल्पना पहली बार जन्म ली कि सभी लोग मिलकर जिसको कहेंगे वही व्यक्ति जाएगा। कहां पे जाएगा? प्रशासनिक व्यवस्था और विधि वाले व्यवस्था में। जैसे ये संकल्पना जन्म ली वैसे ही चुनाव शब्द जन्म ले लिया, और अब आपको पता चल गया कि अब यहाँ पे लोग को जो जैसे चुना जाता था वैसे भेजे जाते थे। अब एक नई पद्धति आई, चुनाव वाली पद्धति। ठीक, जैसे ही अपना देश आजाद हुआ तो आजाद के बाद किसी पार्टी या किसी के कहने पे कोई राजा नहीं बनेगा प्रधानमंत्री, उसका चुनाव होगा। तो चुनाव कराने के लिए एक आयोग बनाया गया, उस आयोग का नाम है निर्वाचन आयोग। क्या नाम है? निर्वाचन आयोग। ये जो निर्वाचन आयोग होगा इसकी स्थापना हुआ
25 जनवरी 1950 को। कब स्थापना हुआ? 25 जनवरी सन 1950 को इसकी स्थापना की गई। और इस यही रीजन है कि 25 जनवरी के दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं? मतदाता दिवस। क्या कौन सा दिवस? मतदाता दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। आपसे पूछेगा मतदाता दिवस कब मनाते हैं, आपका जवाब होगा 25 जनवरी के दिन। दूसरी बात, ये 25 जनवरी मतदाता दिवस जैसे ही अपना निर्वाचन आयोग बना वैसे ही हम मनाना शुरू नहीं किए थे, ठीक है ना। ये मनाना शुरू किए 2011 में। कब शुरू किया? 2011 से मतदाता दिवस शुरू किया गया, ठीक है ना। तो मैंने आपको जो चीजें बताई अभी तक जो इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 और पहली बार मतदाता दिवस 2011 में मनाया गया, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हुई। अब जब संविधान में इस चीज को जोड़ा गया तो इसके लिए एक अनुच्छेद लिखा गया। उस अनुच्छेद को 324 से लेके 329 तक आप जैसे ही संविधान खोलेंगे, संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है और पूरा सब पार्ट को लेंगे तो 468 से 70 तक जाता है, ठीक है ना। कहीं कहीं किताब में 495 प्लस भी लिखा है। लेकिन आप जैसे ही संविधान का 324 अनुच्छेद से 329 अनुच्छेद तक जाएंगे तो चुनाव कैसे होगा उसका पूरा का पूरा प्रोसेस संविधान में लिखा गया है और उसी को कहा गया है निर्वाचन आयोग। और एक बात आपके दिमाग में धस जानी चाहिए, बिना बताए आपको पता हो जानी चाहिए, क्या कि अगर किसी के लिए संविधान में कोई अनुच्छेद लिखा गया तो वो संवैधानिक निकाय होता है। क्या होता है? संवैधानिक। संविधान में जिसके लिए अनुच्छेद है वो संवैधानिक निकाय। संविधान में जिसके लिए कोई अनुच्छेद नहीं है उसके लिए उसको क्या कहेंगे हम? असंवैधानिक, या उसको कहेंगे संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए अनुच्छेद है, इसलिए इसके प्रकृति में हम पढ़ेंगे कि ये संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय मतलब कि इसका संविधान में जिक्र किया गया है। दूसरी चीज, अब दूसरी बात, यह बहुसदस्यीय समिति बनाई जाती है। जो निर्वाचन आयोग होता है वो बहुसदस्यीय पार्ट होता है, ठीक है ना। मल्टीनेशनल बॉडी उसको बोलते हैं, मतलब इसमें एक के अलावा एक से अधिक लोग रहेंगे, इसीलिए इसको क्या कहा गया? बहुसदस्यीय जो है आयोग। बहुसदस्यीय आयोग मतलब जिसमें एक से अधिक सदस्य हों। लेकिन ध्यान रखना 1989 से लेके जो मैं बात बोल रहा हूं, 1989 में एक नियम आया, उस नियम के आधार पे कहा गया कि इसको जो है बहुसदस्यीय पार्ट बनाया जाए, ठीक है ना। अभी तक 1989 बना है 1950 में, 1989 तक इसमें केवल एक सदस्य यानी मुख्य चुनाव आयुक्त बस रहा करता था। लेकिन 89 में जब ये नियम आया, समिति बना, तो ये ध्यान रखना 89 से इसमें 3 लोग हो गए। एक मुख्य होता था, 2 अदर होते थे, ठीक है ना। एक मुख्य होता था, 2 अदर होते थे, ठीक है ना। 1990 जैसे ही आया, इसको समाप्त करके फिर से एक संस्था कर दिया गया। क्या किया गया? एक बॉडी, एकल निकाय हो गया, ये बहुसदस्यीय नहीं रह गया। लेकिन 1993 में फिर संशोधन किया गया और फिर इसको 3 सदस्यीय 1 और 3 कर दिया गया, 1 और 2 कर दिया गया। आज भी वर्तमान में 1 और 2 है। समझ में आया? ये इसकी संरचना होती है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 1989 में 1 लोग थे, 1990 में फिर से ये 89 के पीछे 1 थे, 89 के बाद 90 से 3 लोग आ गए। जैसे ही 90 से 93 के बीच में केवल 1 लोग रहा करते थे, 93 से फिर 3 आ गए। तो कुल मिला के आपको जो ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है 89 के पहले ये एक संस्था थी, ठीक है ना। 90 के बाद से ये 3 लोग हो गए, और 90 तक ये 3 थे, फिर 1 हुए, फिर 93 में 3 हो गए। ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये इसकी प्रकृति हुई। बहुसदस्यीय क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 1 से अधिक लोग रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसको अर्ध न्यायिक संस्था कहते हैं। अर्ध न्यायिक मतलब कहीं कहीं ये न्याय का भी काम करता है चुनाव आयोग, ठीक है ना। इसलिए इसको अर्ध न्यायिक संस्था कह दिए। साथ में जो सबसे बड़ी बात है वो स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र संस्था, ये सबसे बड़ी बात। किसी भी संस्था के सामने अगर अनुच्छेद दे दिया तो संवैधानिक निकाय, और स्वतंत्र कह दिया तो ये मान लेना कि वो अपने आप में राजा बन गया है। उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई इस धरती पे पैदा नहीं हुआ।
होगा। ये आपके दिमाग में हो जानी चाहिए, ठीक है ना। अब ये स्वतंत्र बॉडी है, स्वतंत्र बॉडी का मतलब ये हुआ कि इस पे ना सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है, ना ही सरकार इस पे कुछ कर सकती है, ठीक। ये अपने आधार पे जो भी निर्णय लेगा खुद लेगा और कोई रोक टोक नहीं करेगा, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर हुई। तो ये क्या है? स्वतंत्र संस्था है। क्या है? स्वतंत्र संस्था। मैंने आपको क्या क्या बताया, इसके इतिहास के बारे में बताया, नहीं पूछेगा। स्थापना के बारे में बताया, 28 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ, ठीक है ना। इसके बाद मैंने बताया उसी दिन मतदाता दिवस मनाया जाता है, सॉरी 25 जनवरी, 28 जनवरी निकल रहा है, 25 जनवरी। 28 जनवरी क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है ना, वो भी ध्यान रखिए। तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। इस 25 जनवरी को मतदाता दिवस 2011 से मनाते हैं। इसके लिए अनुच्छेद है, अनुच्छेद 324 से 329 तक, इसलिए इसको संवैधानिक निकाय कहते हैं। इसमें कई सदस्य, एक और दो अन्य सदस्य होते हैं, इसलिए बहुसदस्यीय बॉडी कहा जाता है। कहीं कहीं न्याय का काम किया जाता है, इसलिए अर्ध न्यायिक संस्था कहते हैं। और इस पे किसी का अपना अधिकार नहीं होता, ये स्वतंत्र संस्था, इसलिए इसको स्वतंत्र बॉडी कहते हैं। और संविधान में अनुच्छेद होने के नाते इसे संवैधानिक निकाय भी कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। अब आते हैं, जब संविधान बना उस समय 1 लोग रहते थे और 93 के बाद से 3 लोग हो गए। इसका जिक्र भाग 15 में है, ये याद रखिएगा। कौन से भाग में है? 15वें भाग में। अच्छा, कोई बता सकता है केंद्र राज्य संबंध किस भाग में है जो कल क्लास चला था? भाग 11। और आज जो चल रहा है वो भाग 15। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाऊंगा, बाकी जो आपकी जरूरत की चीजें नहीं है वो नहीं बताऊंगा। वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, पक्की बात है। पूरा संविधान आपको नहीं पढ़ना, जो जरूरत है वो। तो अब आते हैं, एक एक चीजों पे ध्यान देते हैं। इतिहास में थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे जाएं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अशोक नगर में स्थित है, ठीक है ना। चुनाव आयोग का जो मुख्य हेडक्वार्टर, जो जिसको हम क्या कहते हैं, मतलब इसका मुख्यालय, ठीक है ना। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली अशोक नगर में है। जो पहले चुनाव आयुक्त चुने गए वो चुने गए थे सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन। पहले चुनाव आयुक्त चुने गए सुकुमार सेन, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे लंबे समय तक इनका नाम आता है, लगभग 9 वर्षों तक इन्होंने कार्यकाल संभाला था। एक व्यक्ति और हैं, वो भी 9 वर्ष तक शायद हैं, क्या, ठीक है ना। एक व्यक्ति और हैं, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो सुकुमार सेन पहले थे। वर्तमान में पूछेगा, वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। प्रथम महिला पूछेगा, पहली महिला जो निर्वाचन आयुक्त बनी वो वी.एस. रामा देवी। कौन? बी.एस. रामा देवी, कहीं कहीं रमा देवी भी लिखा है, ठीक है ना। बी.एस. रमा देवी पहली महिला चुनाव आयुक्त बनी थी, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां सबसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा, पहली महिला चुनाव आयुक्त, ठीक है ना। पहले चुनाव आयुक्त कौन बने, ठीक है ना। ये सारी चीजें, ये जो पहला वोट डालने वाला व्यक्ति है इसका नाम आपसे पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले चुनाव में वोट कौन डाला, तो आपका जवाब होगा श्याम शरण नेगी। कौन? श्याम शरण नेगी, ठीक है ना। इनका जन्म स्थान है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और इन्होंने जो वोट डाला था 1952 के चुनाव में वोट डाला, और इन्होंने जो आखिरी वोट डाला वो 2019 के चुनाव में डाला था, आखिरी वोट, और तभी ये खत्म हो गए। मतलब ये जब से चुनाव हो रहा है तब से लोकसभा 2019 तक के चुनाव में लगातार वोट डाले, ठीक है ना। और पहले व्यक्ति हैं जिन्हें वोट मतलब जिन्होंने वोट डाला था, श्याम शरण नेगी। 2019 तक ये जिंदा थे, वर्तमान में इस धरा पे अब ये नहीं है, ठीक है ना। आप YouTube वगैरह पे देखेंगे तो इनके बारे में आपको अच्छे से मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा पहला आया तो अब माहौल चल रहा है, जैसे अभी हाल ही में कोविड-19 एक बीमारी आई थी, कोरोना, जो पूरी भारत या पूरी दुनिया को एक कमरे में कैद कर दिया था। तो कोविड-19 का वैक्सीन लगाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? कोई बता सकता है? मनीष कुमार। मनीष कुमार नाम के व्यक्ति, आप मनीष को याद कर लीजिए। ये एम्स के एक सफाई कर्मी है, उनको सबसे पहले वैक्सीन लगाया गया था, कोविड-19 यानी कोरोना का वैक्सीन, ठीक। ये पूछा जा सकता है इसलिए बता दिया, यहां से रिलेटेड नहीं। चलिए, ये क्या है? प्रथम विपक्ष का नेता, अभी इसको बताता हूं, अच्छा सुन लीजिए। प्रथम विपक्ष, देखिए विपक्ष का नेता जब संविधान बना उस समय इसका कोई जिक्र नहीं होता था,
कहीं भी। जैसे पहली बार जो चुनाव हुआ था, पहली बार चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था, 52 से 53, उस समय जो चुनाव हुआ था ईवीएम नहीं था, ठीक है ना। ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कहां किया गया? केरल में किया गया। किस सन में किया गया था? ठीक है ना, हाँ देख लीजिएगा 1982 है। तो सबसे पहले केरल में किया गया। जब पहली बार चुनाव हुआ तो ईवीएम नहीं था, वो बैलेट पेपर पे आपको अंगूठा लगा के एक वो बॉक्स होता था, उसमें डालना पड़ता था। अब इसमें दिक्कत क्या होती थी कि बड़े बड़े लोग जाते थे बॉक्स ले लेके, वोट डला के फिर उसको ढोते थे, एक जगह गिनती होती थी और इतना ज्यादा बॉक्स हो जाता था कि उसकी गणना पूरी गिनती होने में, आज क्या है, आज के समय में 2 महीने में चुनाव होगा और 10 चुनाव जैसे ही खत्म हुआ उसके 1 हफ्ते बाद चाहे तो रिजल्ट आ जाएगा। जैसे 7 चरण में चुनाव हुआ, इस बार जो लोकसभा का चुनाव 18वां लोकसभा चुनाव था, कितने चरण में हुआ था? 7 चरणों में। जो आखिरी चरण था वो किस डेट पे चुनाव वोटिंग पड़ी थी? मिर्जापुर में 1 जून को। रिजल्ट कब आया था? 4। 1 को खत्म, 2, 3, 4 को रिजल्ट आ गया, 3 दिन बाद, और 1 दिन में रिजल्ट। पहले क्या होता था, गिनती होती थी, 1 साल बाद पता चलता था कौन जीता चुनाव। 1 साल गिनती चलती थी लगातार, ठीक है ना। तब एक चीज अच्छा होता था कि लोग तब फ्री नहीं रहते थे कि नेतागिरी करें, अब तो फ्री हैं। रिजल्ट आ रहा है 1 हफ्ते पहले से, माहौल फेसबुक तो पूछो मत, एकदम से छीछा लेदर कर देते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं 1952 और 53 में जो पहली बार चुनाव हुआ, उस चुनाव का रिजल्ट आया हुआ, चुनाव 52 में था, रिजल्ट आया 53, 1 साल लग गए। और चुनाव में टोटल 68 चरण में चुनाव हुआ था। आज 7 चरण में चुनाव खत्म हो जा रहा है। एक दौर था 68 चरण में चुनाव होते थे देश में। और पहली बार जो सत्ता में आया था इंडियन नेशनल कांग्रेस आया था, कहीं मैं लिखा होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा यहाँ है, हाँ ये 1951 में पहली बार चुनाव हुआ, 51-52 में 68 चरण में हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये मेजोरिटी में आई और विपक्ष का नेता नहीं था। विपक्ष के नेता का जो कॉन्सेप्ट आया, ये कॉन्सेप्ट आया विपक्ष का नेता 1969 ईस्वी में, ठीक है ना। और पहले जो विपक्ष के नेता बनाए गए वो कौन बनाया गया? राम सुभाग। क्या कौन बनाया गया? राम सुभाग। ये ध्यान रखिए, विपक्ष का नेता मैं इसलिए अब बताता हूं क्योंकि अब बहुत सारे संवैधानिक पद ऐसे हैं जहां पे उनकी नियुक्ति के लिए विपक्ष का नेता की सहमति होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, समझ में आएगा। मार्च में, इसी साल मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और फैसला यह दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगा? प्रधानमंत्री रहेगा, प्रधानमंत्री जिसे कहेगा, ठीक है ना। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का रहेगा, वो जिसे कहेगा, और विपक्ष का नेता। और अगर विपक्ष का नेता नहीं है, एक शर्त है, अगर 1/10 सीट आपकी नहीं है तो आप विपक्ष के नेता नहीं बन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लोकसभा में टोटल सीट 550 लेंगे, 1/10 करेंगे, 0 से 0 कटा। अगर किसी पार्टी का 55 सांसद से कम संख्या है, ठीक, जैसे पिछले 2 पंचवर्षीय में, इस पंचवर्षीय में विपक्ष का नेता मिल गया, कांग्रेस ने लगभग 100 सीटें जीती है, विपक्ष का नेता कांग्रेस का ही बनेगा। लेकिन इसके पहले कांग्रेस को 55 सीट भी नहीं मिलती थी, सब मिला के होते थे इसके ऊपर, ठीक है ना। तब विपक्ष का नेता नहीं था, तो उसमें कहा गया विपक्ष का नेता हो तो विपक्ष के नेता की अनुमति, अगर वो ना हो तो जो सबसे बड़ी पार्टी यानी जो सबसे ज्यादा सीट पाई है वो चुना जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो अब जो चुनाव, जो सुप्रीम कोर्ट बोला मार्च में कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और एक जो है प्रधानमंत्री होगा और एक विपक्ष का नेता, ये तीनों मिलके जिसे कहेंगे वही मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा। राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा। ये अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और जब तक ये इनके अंडर में रहेगा, राष्ट्रपति भी कहीं ना कहीं सरकार की कठपुतली होती है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। ये 100% है। द्रौपदी मुर्मू को आज चाहे तो आज जिसने बनाया राष्ट्रपति वो महाभियोग लगा के हटा सकता है, ठीक। संविधान पे कदाचार या उनके कदाचार या संविधान पे अतिक्रमण का आरोप लगा के वो चीजें कर सकता है।
और जो बनाया वही हटा सकता है, तो राष्ट्रपति जो कहेगा, जिसको कहेगा उसी के इशारे पे काम करेगा। तो ये चीजें मैं पहले भी कहा हूं, जितने स्वतंत्र संस्था हो सरकार से तो एकदम उसको कोसों दूर कर दीजिए, सरकार का हिस्सा ही ना रहे, तभी वो खुल के अपना काम करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, वो बंधे रहेंगे, किसी न किसी रूप से बंधे रहेंगे। तो अब ये चीज हो गया। यहां तक बात इसके इतिहास की हुई, मैंने क्या बताया, इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली अशोकनगर में है। इसके पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, पहली महिला बीएस रामा देवी थी, और मैंने आपको बताया वर्तमान में राजीव कुमार है, और विपक्ष का नेता, ये संकल्पना 1969 ईस्वी से प्रारंभ हुई। ये सारी चीज पहला वोटर श्याम शरण नेगी, ये चीज मैंने बताया। ये चीज आपको क्लियर हुई होगी उम्मीद करता हूं, ठीक है ना। हो गया, चले अब आते हैं कुछ नई चीजों को सीखते हैं, ठीक है ना। यहां से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसी को मिटाऊंगा, ठीक है, बाकी तो सब भरा ही है। फोटो ले लिए हैं तो अभी रिवीजन भी कराऊंगा ना, तुम्हारा क्या है, मिटवा दोगी फिर मैं छापूंगा, देखिएगा। हाँ, ये इसके इन सब इतिहासों को अगर मैं मिटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये इसके इतिहास के लोकतंत्र के फ्री मतलब निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होगी, ठीक है ना। इतिहास के बारे में इसके बता दिया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर, पहले वर्तमान महिला फर्स्ट वोटर और विपक्ष का नेता, ये चीज हो गया। भाग 15 बताया, प्रकृत बहुसदस्यीय अर्धन्यायिक स्वतंत्र संस्था संवैधानिक निकाय, ठीक। यहां पे लिखा है कार्य, क्या लिखा है, कार्य। अब जरा कार्य को देख लीजिए, ये करेगा क्या क्या, ये चुनाव कराएगा, किसका कराएगा। पहली चीज तो राष्ट्रपति का चुनाव कराएगा, राष्ट्रपति का चुनाव भी निर्वाचन आयोग ही कराएगा। इसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएगा, किसका कराएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव। इसके बाद लोकसभा का कराएगा, लोकसभा के बाद राज्यसभा का कराएगा, लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का कराएगा, राज्यसभा के साथ साथ विधान परिषद का चुनाव कराएगा। ये सारे के सारे चुनाव कौन कराएगा, निर्वाचन आयोग कराएगा, ठीक। अब पंचायत प्रधानी वाला जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, कौन, राज्य, मतलब वो राज्य गवर्नमेंट जो निर्वाचन आयोग बनाता है उसके लोग जो है पंचायत यानी प्रधानी का चुनाव कराएंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, ये पूरे के पूरे चुनाव कौन करवाएगा, निर्वाचन आयोग करवाएगा। ये बात क्लियर हुई। इसके कार्य में आपसे पूछेगा कौन कौन निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग नहीं कराता। ऑप्शन दे देगा उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, राज्यसभा दे देगा, फिर आपको विधानसभा देगा, और चौथा आपको दे देगा स्थानीय निकाय, ठीक है ना। तो स्थानीय निकाय वाला नहीं कराता, बाकी सभी कराता है। ये बात हो गई। चलिए अब आज इसके लिए अनुच्छेद पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद बहुत प्यारा प्यारा अनुच्छेद इसमें लिखा गया है, और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उस विषय पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। जैसे 324 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 324 इंपॉर्टेंट, 326 इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद 329, ठीक है ना। ये 3 आर्टिकल आपके मुंह जवानी याद होनी चाहिए। अब आते हैं 324। 324 में स्थापना की बात किया गया है, ठीक है ना, निर्वाचन आयोग की स्थापना। कुल मिला के देश में निर्वाचन आयोग होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता इसकी स्थापना ही ना हो, जब चुनाव कराना हो तब सोच रहे हैं चलो ठीक है तुमको निर्वाचन आयुक्त बना दे रहे हैं, तुम चुनाव करा दो ना। ये ऑलरेडी ये संस्था अस्तित्व में रहेगी, इसकी स्थापना होगी। तो भारत का संविधान कहता है अनुच्छेद 324 के अनुसार इसकी स्थापना होगी, यानी निर्वाचन आयोग जरूरी है, ये बनाया जाएगा, ठीक है ना। इसको कोई टाल नहीं सकता, सरकार ये राष्ट्रपति ये नहीं कह सकता अभी चुनाव नहीं हो रहा है तो इसकी नियुक्ति हम बाद में करेंगे, ये बात नहीं हो सकती। अगर संविधान में लिखा तो इसकी स्थापना होगी। संरचना अभी मैंने बताया कि शुरुआत में एक ही होते थे, वर्तमान में 1+2 है। कितना है, 1+2। एक राजीव कुमार है, ठीक है ना, एक कोई पांडे जी करके हैं, और एक गोयल करके हैं, 3 लोग हैं वर्तमान में, ठीक है ना। तो ये जो है टोटल 1+2, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। लेकिन ध्यान से समझिएगा, संविधान में ये नहीं लिखा है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, ऐसा संविधान नहीं कहता।
संविधान कहता है कि एक निर्वाचन आयुक्त होगा और राष्ट्रपति के सलाह से अन्य निर्वाचन आयुक्त चुने जाएंगे। अन्य में कितने होंगे इसका कोई आंकड़ा नहीं दिया। राष्ट्रपति चाहे तो 2 के बजाय यहां 5 कर दे, राष्ट्रपति चाहे तो 2 के बजाय 7 कर दे, 3 कर दे, 8 कर दे। मतलब ये संख्या निश्चित नहीं है कि 1 + 2 ही होगा। ये संविधान में जिक्र नहीं किया गया। संविधान में यह लिखा गया कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। वो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति जितने की जरूरत समझेगा उतने लोगों को चुन देगा, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में 1 और 2 अन्य है, 1 मुख्य है, ठीक। ये 2 स्थिर वाले नहीं, राष्ट्रपति चाहे तो इनकी संख्या बढ़ाए या घटाए उसके मन पे है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। हटाने की प्रक्रिया भी लास्ट में बताएंगे, अभी कहानी शुरू नहीं है, बाहर कर देंगे तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा आगे चलने दो इसको, ठीक है ना। अभी हटाने की प्रक्रिया बताता हूं। आर्टिकल 325 कहता है निर्वाचन नामावली में धर्म, लिंग, जाति के आधार पर विभेद नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, वोट कौन डालेगा ये तय कौन करता है? निर्वाचन आयोग तय करता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, अगर आपको मतदाता सूची में आपका नाम है तभी आप वोट डाल सकते हैं। भले आप 18 साल के हैं, निर्वाचन वोटर आईडी आपका बन चुका है, तो वोटर आईडी बना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वोटर आईडी लीजिए और जाइए वोट डाल दीजिए, ठीक है ना। जब आपको निर्वाचन नामावली में आपका नाम दिखेगा तभी आप वोट डाल सकते हैं, ठीक। और उसी में संविधान में एक बात लिखी गई, 325 में लिखा गया कि जो भी व्यक्ति नाम डालेगा, जैसे आप लोगों का सबका नाम उसमें रहता है, तो नाम डालते समय चुनाव आयुक्त को यह निर्देश किया गया है धर्म के आधार पे नहीं। आप हिंदू हैं तो मुसलमान को ये नहीं कहेंगे कि अरे यार ये सब मुसलमान, इनको हटाओ, ये लोग वोट ना डाल पाए, उनका नाम काट दो, केवल हिंदुओं का नाम रहे। ये काम निर्वाचन आयोग नहीं करेगा, अनुच्छेद 325 कहता है। पक्का? दूसरी बात, ठीक है ना, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार। अब तो लिंग का विभेद लगभग खत्म हो गया, आप नहीं समझेंगे। एक दौर रहता था जब महिलाओं को एकदम निम्न समझा जाता था, इनकी कोई वजूद नहीं होती थी। अगर किसी घर में महिला अगर हो गई, महिला वहां उस घर की संचालिका हो गई, पूरा घर को चलाने वाली महिला, तब लोग उसका उपहास करते थे, हंसी मजाक, कि इनका मेहरारू इनकरे घरे के लीडर बा, ठीक है ना, ये कहा जाता था। ये बदली कब से? जब विदेश मंत्री महिला होने लगी, रक्षा मंत्री महिला होने लगी, वित्त मंत्री महिला होने लगी, तब ये थ्योरी धीरे धीरे चेंज होने लगी। बैंकों में कंप्यूटर चला के पूरे बैंक का संचालन करने वाली महिलाएं हो गई। विद्यालयों में हाई स्कूल से इंटर तक विद्यालय चलाने की पूरी जिम्मेदारी जब महिला ले ली, तब लगा कि महिलाओं के अंदर ताकत होती है। जब राफेल विमान उड़ाने लगी वो, ठीक है ना, फाइटर विमान उड़ाने लगी, तब पता चला महिला भी कुछ कर सकती है, ठीक है ना। जब मेट्रो जैसी ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन को पूरे की पूरी ड्राइवर से लेके उसके टीटी से लेके प्रत्येक कर्मचारी को जब महिलाओं को रख दिया गया और पूरी ट्रेन सुचारू रूप से चलने लगी, तब पता चला महिला भी कुछ कर सकती है। उसके पहले बस इतना पता था कि महिला केवल बच्चा पैदा कर सकती है, ठीक है ना। वो थ्योरी बदल गई। तो जब देश आजाद हुआ तब उस समय ये चीजें थी, महिलाओं को पढ़ने तक नहीं भेजा जाता था। तब उसमें यह लिखा गया कि आप लिंग, महिला देख ली, अरे ये लोग क्या जानेंगे, इनको कितना ज्ञान है कि ये लोग वोट देने जाएंगे, इनका नाम काटो, ये काम नहीं कर सकते। लिंग के आधार पे विभेद नहीं। कोई किन्नर है तो आप कहेंगे लो अभी इन्हीं को बचा है, यही सब वोट डालेंगे, ये काम नहीं कर सकते, उनका अधिकार है। और वो क्या करेंगे? चुनाव में वोट डालेंगे। तो उसमें 325 में कहा गया धर्म, लिंग और जाति, जाति को देख के नहीं करेंगे। राजीव कुमार ये नहीं कह सकते कि मेरी जाति वाले सबको भरो, और जिससे वो नफरत करते हैं, जिस जाति से नफरत करते हैं उसको काटो, ये काम नहीं हो सकता। धर्म, लिंग और जाति, इन 3 के आधार पे निर्वाचन नामावली में आप विभेद नहीं कर पाएंगे। ये चीज ध्यान, अगर ऐसा पाया गया तो निर्वाचन आयुक्त को अपने सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा, हटा दिया जाएगा,
ठीक है ना, हटाने की प्रक्रिया भी बताई गई है। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र बॉडी है तो मनमानी करेगा अपने हिसाब से। तो 25 कहता है कि धर्म, लिंग, जाति के आधार पर विभेद नहीं होगा। 326 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। निर्वाचन आयोग पूछेगा 324 और 326 याद रखिए, इसको भूल जाएंगे तो भी आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन ध्यान रहेगा तो अति उत्तम। 326 आर्टिकल क्या कहता है? वयस्क मताधिकार, ठीक है ना। दरअसल हुआ क्या था, 1928 ईस्वी में एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। मोतीलाल नेहरू ने इसको पेश किया था, ठीक है ना। और नेहरू रिपोर्ट में एक बात लिखी गई थी कि प्रत्येक भारत के नागरिकों को, मैंने बताया था मौलिक अधिकार, भारत ने जो जन्म दिया था वो नेहरू रिपोर्ट के आधार पे, प्रस्तावना भी नेहरू रिपोर्ट से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट में लिखा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को एक अधिकार मिलना चाहिए। कौन सा अधिकार? वोट डालने का अधिकार, वो चुनाव में वोट डाले। और वोट डालेगा कौन? जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो या 21 वर्ष हो, वो चुनाव में वोट डालेगा। किसमें डालेगा? चुनाव में वोटिंग करेगा। ये थ्योरी आई थी 1928 में, लेकिन अंग्रेज सत्ता था, अंग्रेजों ने ये चीजें नहीं किया। जब अपना देश आजाद हुआ तब हम लोगों ने इसको संविधान में डाला। किसमें डाला? अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 मूल संविधान में कहता है कि वो व्यक्ति जो 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक हैं, ऐसे व्यक्ति चुनाव में वोट डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरी व्यवस्था बन गई। लेकिन धीरे धीरे 61वां संविधान संशोधन हुआ और ये हुआ था 1988 ईस्वी में। 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत एक नया नियम बनाया गया। ये उम्र 21 से घटा के कितना कर दिया गया? 18। आज भी जो व्यक्ति 18 साल का हो गया वो चुनाव में वोट डाल सकता है। पर क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहां तक? पहले ये उम्र 21 थी, वर्तमान में 18 है। 61वां संविधान संशोधन द्वारा इसको बदल दिया गया और अब इसको 21 से कितना कर दिया गया? 18 किया गया। तो इसमें बताया गया कि जो वयस्क मताधिकार हैं, जो 18 साल की उम्र में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग वोट डाले, बहुत सारे लोग नहीं डाले हैं, अब 18 के होंगे, और बहुत सारे लोग तो पहली बार वोट डाले, जैसे खुशी पहली बार वोट डाली, ठीक। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं, जो नए लोग आते हैं उनको जोड़ने के लिए निर्वाचन आयोग क्या करता है? उन सभी का नाम अपने इस नामावली में डालता है, ये देख के कि उनकी उम्र 18 हो चुकी है। ये ध्यान रखना। अब आता है 327 में संसद विधि बनाएगा। किसके लिए? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग कैसे काम करेगा, किस थ्योरी पे काम करेगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पावर क्या होगा, ये सारा का सारा निर्माण, इसके विधि का निर्माण कौन करेगा? संसद करेगा। और 328 कहा कि राज्य भी विधि बनाएगा। अब इसमें एक प्रश्न उत्पन्न होगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न ये उत्पन्न होगा कि निर्वाचन आयोग से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? ठीक है ना। निर्वाचन आयोग से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? आपको ऑप्शन देगा लोकसभा के पास, फिर देगा आपके पास संसद के पास, फिर आपको दे देगा, ध्यान से देखिएगा, राज्य विधानमंडल, और नीचे दे दिया उपरोक्त दोनों। अब इसमें आपको ध्यान देना, निर्वाचन आयोग संबंधित कानून ये संसद भी बनाती है और राज्य विधानमंडल दोनों बनाती है, केवल संसद नहीं बनाती। अगर राज्यों का चुनाव है तो उस राज्य का विधान जो मंडल है वो जो विधि बनाएगी उस आधार पे चुनाव कराया जाएगा। तो यही बात किया गया कि संसद और राज्य का विधान मंडल जो भी होगा, यानी राज्यसभा जो कहेगा, वो दोनों मिलकर क्या करेगा? नियम कानून बना सकता है। तो एक चीज ध्यान रखिए, निर्वाचन आयोग संबंधित विधि बनाने का अधिकार राज्यों के पास भी है और केंद्र के पास, दोनों के पास है। ये चीज महत्वपूर्ण है और ये चीज घुमा के आपसे पूछेगा जरूर, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 329 में एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। 329 में स्पष्ट लिख दिया गया है कि न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कभी भी निर्वाचन आयोग पे टिप्पणी नहीं करेगा, निर्वाचन आयोग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेगा। 329 कहता है कि न्यायालय कभी भी न्यायालय से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। जो भी काम करेगा, हटाने की प्रोसेस सरकार, राष्ट्रपति अपने विचार अनुसार करेगी, लेकिन न्यायालय का हस्तक्षेप इसके कार्य में कहीं नहीं होगा।
29 कहता है, अनुच्छेद 329 कि न्यायालय का हस्तक्षेप भारत निर्वाचन आयोग में नहीं होगा। अभी हाल में यही चीज हुआ था। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा निर्वाचन आयुक्त से कि वोटों की संख्या बढ़ क्यों रही है, तो पहला जवाब था कि संविधान के किसी अनुच्छेद में ये चीज नहीं लिखा है कि मैं आपको जवाब दूं या न्यायालय मुझसे प्रश्न कर सकता है। कहीं लिखा कि ऑलरेडी वो लिख दिया है 329 के तहत कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको अपने नियम कानून में नहीं बांध सकते, ये भी क्लियर हो गया, ठीक। अब आता है एक और महत्वपूर्ण चीजें, जैसे मैंने हर एक चीज में 2-3 बात कॉमन होती है, जैसे बताता हूं, योग्यता की बात बताता हूं, योग्यता के बाद वेतन की बात बताता हूं, इसके बाद पदावधि के बारे में बताता हूं। ये 3 बात लगभग मैं सभी में बताया कि नहीं बताया? बोलो, बोलते जाओ यार। हाँ, बहुत सुंदर। तो ये 3 बात सभी में बताया, लेकिन अभी तक भारत निर्वाचन आयोग में ये तीनों शब्द मैंने बोला ही नहीं। कहीं बोला क्या? नहीं। तो आपसे पूछेगा भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सी चीजें संविधान में नहीं लिखी गई या दर्ज नहीं है, तो संविधान में इनकी योग्यता के बारे में कुछ चीजें नहीं लिखा है, इनके वेतन के बारे में कहीं नहीं लिखा है, इनके पदावधि के बारे में नहीं लिखा है। 3 चीजें नहीं लिखा गया है संविधान में, ये चीजें हैं नहीं। तो सर ये कब तक बनेगा, ठीक है ना, सैलरी कैसे पाएगा, इसका तो कुछ हिसाब किताब होना चाहिए। है एक एक्ट बना 1991 ईस्वी में, एक एक्ट आया, भारत निर्वाचन आयोग एक्ट करके बनाया गया। ये राष्ट्रपति ने बनवाया। क्यों बनवाया? कि एक समिति निर्धारित की, वो ये तय करे कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, इनका वेतन क्या होना चाहिए, इनका पदावधि क्या होना चाहिए। तो जब भी इन तीनों के बारे में बात पूछे तो आप सुप्रीम कोर्ट को इमेज करिएगा, ठीक है ना। जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट में थी वही योग्यता मान सकते हैं, लिखा नहीं गया है, ठीक। कहने का तात्पर्य मुख्य चुनाव आयुक्त जज हो, पूर्व रिटायर्ड जज हो, ऐसा व्यक्ति हो वो बनाया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि संविधान में लिखा नहीं गया। तो योग्यता के बारे में कहीं कोई चीज जिक्र नहीं है। वेतन के बारे में उस आयोग ने, जो ये आयोग बना 1991 में, निर्वाचन आयोग से संबंधित जो आयोग बनाया गया, इस आयोग ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज यानी न्यायाधीश जो सैलरी पाता है वही सैलरी इनको दिया जाए। अब बताओ सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कितना सैलरी पाता है? 2,85,000, 2,80,000 पाता है मुख्य न्यायाधीश, लेकिन केवल न्यायाधीश पूछे तो 2,50,000 पाता है। 2 चीज ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज 2,80,000 के करीब पाता है, ठीक है ना। और जो जज होते हैं, जो केवल मुख्य न्यायाधीश नहीं, केवल जजमेंट देते हैं, न्यायाधीश है यानी जज हैं, उनको जो सैलरी मिलती है 2,50,000 यानी 2.5 लाख रुपए मिलती है। और इनकी भी सैलरी कितना होगी? 2.5 लाख रुपए होगी। कितना? 2.5 लाख। तो सर चलिए मान लिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो 2.5 लाख पाया, जो अगल बगल 2 और हैं उनकी सैलरी क्या होगी? इनकी भी सैलरी सेम, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की सैलरी बराबर होती है। कितना? 2,50,000। ये टोटल 3 सदस्य है, तीनों को मिलेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। पदावधि, अब पदावधि मैंने सुप्रीम कोर्ट में आपको बताया था 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। तो ये भी मान लेना कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा वो 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। अगर 65 साल की उम्र में नहीं रिटायर हुआ तो एक चीज और लिखी गई, उस पर ध्यान रखना, जो भी चुना जाएगा वो 6 वर्ष के लिए चुना जाएगा। ये संविधान में जिक्र नहीं है, राष्ट्रपति ने जो आयोग बताया उस आयोग के सिफारिश पे ये चीजें लागू की गई है। मतलब कहने का तात्पर्य वेतन कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन सिफारिश हुई कि 2.5 लाख दिया जाए तो 2.5 लाख वेतन दिया गया। इनके पद कितने साल तक ये कार्य पे रहेंगे ये चीज कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, कहीं लिखा नहीं गया है। तो आयोग ने कहा जैसे सीएजी 6 साल के लिए होता है तो 6 साल इसको भी करिए, वो भी स्वतंत्र निकाय है, ये भी स्वतंत्र निकाय है, 6 साल ये भी हो जाएगा, ठीक। तो 6 वर्ष इनको भी कर दिया गया और सैलरी इनकी बराबरी कर दी गई। ये सारी बात आप ध्यान रखिए, ये संविधान में जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इसके लिए एक एक्ट बना के ये चीजें आज भी क्या की गई है, शामिल की गई है। ये था अपना पूरा का पूरा निर्वाचन आयोग। अब आते हैं थोड़ा सा, इसमें एक पॉइंट छूटा है। क्या छूटा है कोई बताएगा? कार्य, हाँ, हटाने की प्रक्रिया।
क्या? हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया सेम वही जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस आधार पे हटाया जाएगा उसी आधार पे इसको भी हटाया जाएगा। ठीक, अब उसमें क्या क्या बताया था? संविधान पे अधिक्रमण का आरोप होना चाहिए, ठीक है ना, या कदाचार नैतिकता के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं, महरई छोड़ ही नहीं रहे हैं, तब इनके ऊपर आ सकता है महाभियोग जैसी प्रक्रिया, ठीक है ना, यानी इनके चरित्र में दाग लगे तब, जिसको कदाचार कहते हैं। असक्षम, अगर ये कार्य करने में सक्षम नहीं है, पता चला मुख्य चुनाव आयुक्त बनते ही पैरालिसिस हो गए, पालिश मार दिया, हवा मार दिया तुम्हारी भाषा में, तो ऐसे लोगों को हटाया जा सकता है। या संविधान पे कब्जा करें तब हटाया जा सकता है। हटाने की प्रोसेस मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट का जज क्या होगा, लोकसभा में आएगा। कब आएगा लोकसभा में? जब 100 लोग होंगे। राज्यसभा में कब आएगा? जब 50 लोग सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करते ही 14 दिन पहले सूचना दिया जाएगा। सदन में चर्चा होगी, एक समिति बनाई जाएगी, समिति तय करेगा आरोप सत्य है या असत्य है। अगर समिति ने सत्य बता दिया तो आगे का प्रोसेस होगा, अगर सत्य नहीं बताया तो आगे का प्रोसेस खत्म कर दिया जाएगा, ये पद पे बने रहेंगे। यदि सत्य हो गया तो फिर आगे वोटिंग का प्रोसेस चलेगा। वोट अगर 2/3 बहुमत से पास हुआ तो अगले सदन में जाएगा, फिर यही पूरी प्रोसेस होगी। वहां से पास हुआ तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर कर दिया तो ये पद से हटाए जा सकते हैं। ये 3 चीजें, ये किसको हटाने की प्रक्रिया मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, तो ये निर्वाचन इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना, CEC, इसको कहते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया। बोले तो राजीव कुमार को हटाने की प्रक्रिया। किसको? राजीव कुमार को। अब बचे पांडे जी, तो पांडे जी और गोयल 2 आदमी और बचे हुए हैं, उनको कैसे हटाया जाएगा, ठीक है ना। अब पांडे जी घबरा रहे हैं, हमको काहे हटा रहे हैं, ठीक। पांडे जी और गोयल जी 2 और मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनको हटाने का प्रोसेस ये नहीं होगा। उनको राष्ट्रपति जब चाहेगा कहेगा बेटा अब तुम बैठ जाओ, अब दूसरे आने वाले हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति चाहेगा तुरंत हटा देगा, ठीक। वैभव, उधर तुम्हारी नजर बहुत है, देखो उधर ध्यान दो, कोई सुंदर कन्या खड़ी है क्या? देखो, काहे उधर बार बार तुम देख रहे हो, उसको बंद करो, ठीक। उधर नजर नहीं जाना चाहिए, यहां क्लास चल रही है, ठीक। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहां क्या होगा, जो अदर मुख्य न्यायाधीश हैं 2 अन्य हैं, इन दोनों को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति जब कह देगा तब ये क्या होंगे, अपने पद से हटाए जाएंगे। समझ में आया? पूरा निर्वाचन आयोग मैंने पढ़ा दिया, अब आपको क्लियर हो गया होगा। कहिए तो 2 मिनट में रिवीजन कर लिया जाए, ठीक है ना। चलिए सारी चीज देखिएगा। निर्वाचन आयोग भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक, इसके लोकतंत्र होने के लिए चुनाव और चुनाव का निष्पक्ष होना अनिवार्य होता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई मैंने बताया। शुरुआत में केवल एक निर्वाचन आयुक्त होता था। 1993 के बाद से एक बार 89 यानी 89-90 तक जो है ये लोग 3 सदस्य हुए, फिर हटा के फिर 1 हो गए, फिर 3 सदस्य आए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके इतिहास के बारे में बताएं तो पहला जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने वो सुकुमार सेन, लगभग सबसे लंबे समय तक इनका नाम आएगा। एक और हैं जो इनके बराबरी के हैं, ठीक है ना, सुकुमार सेन। पहली महिला पूछेगा तो BS रामा देवी बताएंगे आप। अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा पहला वोट देने वाला व्यक्ति कौन था, श्याम शरण नेगी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी को मतदाता दिवस। शुरुआत 2011 से इसकी की गई, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड पे मैंने बात किया। विपक्ष का नेता, ये शुरुआत हुआ था 1969 ईस्वी से, और विपक्ष के नेता जो पहले बने थे राम सुभाग, ये पहले विपक्ष के नेता। अब यहाँ प्रकृति में बहुसदस्यीय संवैधानिक निकाय, स्वतंत्र संस्था, और एक और बताया था वो क्या था, अर्ध न्यायिक संस्था। 4 चीज, अर्ध न्यायिक, ठीक है ना, स्वतंत्र संस्था, बहुसदस्यीय संस्था, और एक और क्या था, संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय अनुच्छेद आया तो क्या हो जाएगा, संवैधानिक निकाय। कार्य मैंने बताया ये चुनाव कराएगा, किसका,
लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद, ये सारे चुनाव कौन कराएगा? भारत निर्वाचन आयोग, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद 324 में स्थापना बताया, जो मैंने बताया दिल्ली में हेडक्वार्टर 25 जनवरी 1950। संरचना 1+2 हटाने की प्रोसेस मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे हटता है वैसे मुख्य चुनाव आयुक्त हटाए जाते हैं, अन्य चुनाव आयुक्त केवल राष्ट्रपति के आदेश से हटाए जाते हैं। 325 में धर्म, लिंग, जात के आधार पर विभेद नहीं कोई करेगा। 326 में वयस्क मताधिकार, 61वां संविधान संशोधन द्वारा उम्र जो थी 1988 में 21 साल थी, उसके पहले 21 साल के लोग वोट डालते थे, उसको कम करके 18 किया गया, 61वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिए। 326 327 में संसद विधि बना सकती है निर्वाचन आयोग के रूप में। 328 में राज्य विधानसभा विधि बना सकती है निर्वाचन आयोग के लिए, मतलब संसद के अलावा राज्य को भी अधिकार है विधि बनाने का। 329 कहता है न्यायालय का हस्तक्षेप इसमें नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ये सारी प्रोसेस, 3 बातें नहीं है, योग्यता, पदावधि, ठीक है ना, योग्यता, पदावधि और वेतन, 3 का जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। ये 1991 निर्वाचन आयोग से संबंधित एक एक्ट आया था जिसमें बताया गया है कि इनकी योग्यता के बारे में स्पष्ट कुछ नहीं है, वेतन के बारे में जज के बराबर वेतन 2,50,000, पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, यही से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब